मालीपुर नाम के गांव में एक पूजा नाम की एक गरीब कुम्हारन अपने पति धनी और सास हेमा के साथ रहती थी। पूजा की सास हेमा थोड़ा लालची स्वभाव की महिला थी, क्योंकि पूजा एक गरीब घर से आई थी। इसीलिए उसकी सास आए दिन उसे ताने दिया करती। पर पूजा के हाथों में मिट्टी के मटके बनाने की बहुत सुंदर कला थी। ऐसे ही एक दिन पूजा घर का सारा काम खत्म करने के बाद मटके बना रही थी। तभी हेमा उसे आवाज देती है, ओ करमजली, कहाँ मर गई? जी माँ जी, आ रही हूँ। माँ जी, वो मैं मटके बना रही थी। घर के काम में ध्यान दे, वही बहुत है। ये क्या करती रहती है? आज के टाइम पर कोई नहीं इस्तेमाल करता इन मिट्टी के मटकों को। माँ जी, ऐसा तो नहीं है। पीने वाले लोग आज भी मिट्टी के मटकों में पानी पीना पसंद करते हैं। ज्यादा जुबान मत चला। इस मटके बनाने के चाक के अलावा तू लेकर ही क्या आई, ये बता। अरे वो रीना की बहू इतना भर भर के दहेज लाई है। घर भले ही छोटा है पर बढ़िया सामान से भरा है। माँ जी, उसकी बहू अपनी सास से नौकरों की तरह काम करवाती है। ये नहीं देखा आपने? सामान के साथ अकड़ भी तो लाई है भर भर के। चल जा यहाँ से, मुझे मत सिखा। जाकर खाना लेकर आ। और हाँ, ये घटिया मिट्टी से सने अपने हाथ अच्छे से धो लियो। भीनी सी मुस्कान अपने होठों पर लिए पूजा अपने हाथ धोती है और फिर हेमा को खाना लगाती है और फिर वापस से घर के कामों में लग जाती है। एक रात जब धनी काम कर शहर से देर रात घर आता है तो देखता है कि पूजा अपने हाथों से बनाए हुए मटकों पर सुंदर कलाकारी कर रही है। तभी धनी कहता है, अरे पूजा, इतनी रात को ये सब क्या कर रही हो? नींद नहीं आ रही क्या तुम्हें? जी नहीं, आपको पता है ना, मैं कुम्हार की बेटी हूँ। मुझे इस मिट्टी से बहुत प्यार है। मैं बहुत छोटी थी जब मैंने बाबा के साथ मटके बनाना सीखा था। तब से ही मुझे मटके बनाना और उनको सजाना बहुत पसंद है। चलो अब सो जाओ। खाना मैं बाहर से ही खाकर आया हूँ और सुबह उठकर मटके सजा लेना अपने। धनी की बात सुनकर पूजा मटका साइड में रख देती है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। पूजा सुंदर सुंदर मटके सजाकर अपने घर में रखती है। ऐसे ही एक शाम पूजा की दोस्त सीमा उसके घर आकर कहती है, अरे पूजा सुनो। हाँ सीमा, कहो क्या हुआ? अरे वो अपने गांव से दूर जो गांव है ना, मेरी चाची रहती है वहाँ। आज उनके घर कुआं पूजन है, तो तू एक सुंदर सा सजा हुआ मटका दे दे। मुझे रस्म के लिए चाहिए। अरे बस इतनी सी बात? ठीक है। हाँ, ये ले तेरे मटके का मोल। अरे इसकी क्या जरूरत है? अरे जरूरत क्यों नहीं है, मेहनत है तेरी तो अपनी मेहनत के पैसे रख ले। अरे मैं तो कहती हूँ कि तू अपने मटके का काम शुरू कर दे। अरे तेरी गरीबी के दिन अमीरी में बदल जाएंगे। चल कोई नहीं, मुझे मटका दे, मुझे जाना है, मुझे देर हो रही है। सीमा की बात सुनकर पूजा उसे एक अच्छा सा सजा हुआ मटका देती है। सीमा मटका लेकर वहाँ से चली जाती है। सीमा के जाने के बाद पूजा उसकी कही बात के बारे में सोचती है और शाम को जैसे ही धनी घर आता है तो पूजा उसे अपने मटके बेचने की इच्छा जाहिर करती है। तभी धनी कहता है, देखो पूजा, मुझे तुम्हारे काम करने से कोई दिक्कत नहीं है। तुम मटके बेचना चाहती हो तो बेच लो। वैसे भी घर में 4 पैसे आएंगे तो कुछ तो भला होगा। जी ठीक है, मैं कल से ही काम करना शुरू कर दूंगी। ऐसे ही अगले दिन सुबह सुबह पूजा घर का सारा काम खत्म करके एक बड़ी सी टोकरी में सजे हुए मटके रखती है। तभी वहाँ हेमा आकर गुस्से में कहती है, क्यों रे, कहाँ जा रही है अपनी ये मिट्टी की ढेरिया लेकर? माँ जी, ये मिट्टी की ढेरिया नहीं है, मेरी मेहनत है और मैं अपने बनाए हुए मटके शहर लेकर जा रही हूँ बेचने के लिए। अच्छा, किसकी इजाजत से जा रही है? अपने पति की इजाजत से जा रही हूँ। बकवास बंद कर अपनी, कहीं नहीं जाएगी। अरे कोई लेने वाला नहीं तेरे इन मिट्टी के ढेरियों को। चुपचाप घर में बैठकर चूल्हा चौका कर, आई बड़ी शहर जाने वाली। माँ जी, शहर तो मैं जाऊंगी ही, मुझे काम करना है। अरे काम करूंगी तो घर में 4 पैसे आ जाएंगे और क्या पता धीरे धीरे करके ही हमारी गरीबी के दिन अमीरी में बदल जाए। और अब कितना भी रोक लो, मैं नहीं रुकने वाली। इतना कहकर पूजा अपना मटकों से भरा हुआ टोकरा सर पर रखती है और शहर की तरफ चली जाती है। कुछ वक्त का सफर तय करके वो शहर के बड़े बाजार में जाती है और जोर जोर से आवाज लगाकर मटके बेचना शुरू करती है। सुबह से शाम हो जाती है और इस बीच उसके 2 से 3 मटके ही बिक पाते हैं। शाम को जैसे ही पूजा अपने बाकी के मटकों से भरा हुआ टोकरा लिए घर आती है तो हेमा कहती है, आ गई महारानी। अरे तेरे सारे मटके जो के त्यों है। अरे पहले ही समझाया था, आज के समय में कोई नहीं लेता इनको। माँ जी, आज पहला दिन था, ज्यादा नहीं बिके मटके, पर मुझे पता है मुझे सफलता जरूर मिलेगी। ये लीजिए माँ जी, आज की कमाई। जो 1-2 मटके बिके हैं उसी के पैसे हैं ये। इतना कहकर पूजा घर के अंदर चली जाती है
और बिना आराम किए घर के काम करना शुरू करती है। यूं ही दिन गुजरते हैं। पूजा रोज घर का काम खत्म करके अपने मटकों का टोकरा लिए शहर बेचने जाती और घर आकर भी सारा काम करती। ऐसे ही एक दिन जब पूजा अपने मटके बेच रही थी, तभी उसके पास एक सुंदर अनेरी नाम की महिला आकर कहती है, अरे वाह, क्या बात है, कितने सुंदर मटके हैं। कितने का है ये मटका? दीदी 100 रुपए का है ये। कहाँ से आई हो? यहीं पास के किसी गांव से हो क्या? दीदी मैं पास के ही गांव में मालीपुर से हूँ। वहाँ आप किसी से भी पूछोगी गरीब मटके वाली का घर कहाँ है तो आपको मेरा पता मिल जाएगा। ठीक है, चलो मुझे ये सारे मटके दे दो। कितने हैं सारे? 10 हैं, ये लो पैसे। रामलाल, सारे मटके कार में रख लो। मटके लेकर अनेरी वहाँ से चली जाती और पूजा भी खुशी खुशी घर लौट आती है, जहाँ पूजा मटके की कमाई से घर के हालात सुधारने की कोशिश करती है। वहीं हेमा को अपनी बहू की ये खुशी दिन रात खटक रही थी, जिसके चलते गुस्से में वो पूजा के मटके बनाने का चाक ही तोड़ देती है और मटके बनाने की मिट्टी को नदी में बहा देती है और गुस्से में पूजा से कहती है, बहुत तमाशा हो गया तेरा शहर जाने का। ये सब और नहीं, आज के बाद अगर मटके बनाकर बेचने की कोशिश की, तेरा बोरिया बिस्तर उठाकर तुझे मायके पटक दूंगी और अपने बेटे की दूसरी शादी करा दूंगी। हेमा की इस चेतावनी के बाद पूजा मटके नहीं बनाती और ना ही शहर जाती। वक्त गुजरता है और धनी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और घर में इतने पैसे भी नहीं थे कि उसका किसी अच्छे अस्पताल में इलाज करवा सके। ऐसे ही एक शाम जब पूजा घर पर बैठी रो रही थी, तभी उसके घर अनेरी आती है और उसे देखकर पूजा कहती है, अरे दीदी, आप यहाँ? क्या हुआ, आप यहाँ कैसे आई? क्योंकि तुम शहर नहीं आई। तुम्हारे बनाए हुए मटके मुझे और मेरी टीम को बहुत अच्छे लगे। मैं एक पार्टी प्लानर हूँ। तुम्हारे बनाए मटके मुझे डेकोरेशन में बहुत काम आते हैं। मुझे ऐसे और मटके चाहिए। ये लो 10,000 का एडवांस। इससे पहले कि पूजा कुछ कहती, तभी वहाँ हेमा आकर कहती है, जी आपको मटके मिल जाएंगे जितने भी चाहिए। हेमा की बात सुनकर अनेरी तो वहाँ से चली जाती है और हेमा प्यार से पूजा को कहती है, बहू मुझे माफ कर दे, मैंने तेरी कला को नहीं पहचाना और तुझे रोका, पर आज तेरी वजह से ही घर में लक्ष्मी आई है। धनी के इलाज के लिए तुझे जितने मटके बनाने हैं बना, मैं तेरे साथ हूँ। अपनी सास की बात सुनकर पूजा खुश हो जाती है, जिसके बाद हेमा उसे नया चाक और मटके बनाने के लिए मिट्टी ला कर देती है और पूजा अच्छे से मेहनत करके अनेरी का ऑर्डर पूरा करती है और धनी का इलाज करवाती है और जिसके बाद उसके बुरे दिन फिर से अच्छे दिनों में बदलने लगते हैं। सुषमा सुबह सुबह शरबत पी रही होती है, तभी उसकी पड़ोसन विमला का आना होता है। हाय सुषमा, कितनी ज्यादा गर्मी है। ये गर्मी तो मेरी जान ही ले लेगी। अपने घर से मैं तेरे घर तक आई हूँ, 2 कदम चली हूँ, ऐसा लग रहा है कि सूरज मुझे जला ही देगा। गर्मी तो है ही ऐसी, क्या ही कर सकते हैं। तू बता, इतनी गर्मी में घर से निकलती ही क्यों है? जान प्यारी है तो घर में ही रहा कर। अरे इतनी जली कटी गर्मी में तेरे से मिलने आई हूँ और तू कह रही है मिलने मत आया कर। कैसा जमाना है। अच्छा ये ले शरबत पी ले, ठंडा ठंडा शरबत बनाया है। इसके बिना तो ऐसा लगता है जैसे अब मौत ही आ जाएगी। वैसे एक बात कहूँ, इस गर्मी में ना खाना अच्छा लग रहा है ना जीना अच्छा लग रहा है। ये गर्मी ना मुझे मार ही डालेगी। सुषमा विमला से बात कर ही रही होती है, तभी सुषमा की बहू काजल ठंडा पानी लेकर आती है। अरे बहू, अच्छा किया तू पानी लेके आ गई ठंडा, मेरा तो गला ही सूख रहा था। तो तुझे कहती तो हूँ, शाम में निकला कर घर से, पूरे दिन घर में ही रहा कर। वैसे भी तेरे बेटे ने तो अभी कुछ समय पहले ही एसी लगवाया है। हाँ, मैंने घर में एसी तो लगवाया है, लेकिन मेरी बहू पूरे टाइम एसी में ही बैठी रहती है। अरे बहू, अब यहाँ खड़ी क्यों है? जा जाकर घर का काम कर ले। काजल अपने कामों में लग जाती है और वहीं विमला और सुषमा इधर उधर की बातचीत कर रहे होते हैं। तभी अचानक काजल किचन से दौड़ते हुए बाथरूम में जाती है और उल्टियां करने लगती है। अरे सुषमा, तेरी बहू को क्या हुआ? ऐसे भागते हुए बाथरूम क्यों गई है? मुझे भी समझ नहीं आया कि ये ऐसे दौड़ते हुए बाथरूम में क्यों गई। चल चल कर देखते हैं आखिर हुआ क्या है। इतना कहने के बाद विमला और सुषमा
काजल के पीछे बाथरूम में जाती है तो वह देखती है कि काजल तेज तेज उल्टियां कर रही है। वैसे अभी तेरी बहू को शादी किए हुए 6 महीने हुए हैं। लगता है तेरी बहू ना खुशखबरी देने वाली है। इसका मतलब मैं दादी बनने वाली हूँ। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है। हाँ हाँ सुषमा, जरा तू अपनी बहू को ठंडा पानी पिला दे और हवा खिला। इतनी गर्मी हो रही है बाहर तो। सुषमा अपनी बहू को ठंडा पानी लाकर देती है और ठंडा पानी पीकर काजल को थोड़ी राहत मिलती है। थोड़ी देर बाद काजल हॉल में पंखे के नीचे बैठ जाती है। अरे बहू, अपना ना तुझे ध्यान रखना होगा, वो भी इस गर्मी में, क्योंकि तेरे अंदर एक जान पल रही है। हाँ हाँ बहू, अब तुझे खास ध्यान रखना होगा क्योंकि गर्मी भी इतनी ज्यादा है और इस गर्मी में तुझे काफी दिक्कत भी होगी। सुषमा की बहू 4 महीने की प्रेग्नेंट थी और जब सुषमा को अपनी बहू के गर्भवती होने की बात पता चलती है तो वह अपनी बहू का खास ध्यान रखती है। इस गर्मी में काजल को बहुत सी दिक्कत आने वाली थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे काजल और भी आलसी होती जा रही थी। बहू, इस हालत में थोड़ा चलना फिरना भी होता है। मैं समझती हूँ गर्मी ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू पूरे दिन सोती रहेगी। माँ जी, मुझे ना गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है और बस मेरा मन कर रहा है कि मैं ठंडे पानी से नहाती रहूं और ठंडी ठंडी चीजें खाऊं। अब क्या कर सकते हैं बहू, इस गर्मी में तेरी डिलीवरी हुई तो और भी दिक्कत आएगी। अभी तो 1-2 महीना और तुझे जिल्लतें सहनी पड़ेगी। माँ जी, मुझे ये गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है। कूलर तो है घर में, लेकिन अब मैं आपको क्या ही बताऊं। अब तो ऐसा लग रहा है कि हमें घर में एसी लगवाना पड़ेगा। अरे बहू, एसी का बिल जानती भी है कितना आएगा, और लल्ला की इतनी कमाई भी नहीं है जो एसी लगवा ले। अगर ऐसा ही रहा माँ जी तो मुझे कुछ भी हो सकता है। आपको मेरी फिक्र भले ही ना हो, लेकिन अपने आने वाले पोता पोती की तो फिक्र करोगी ना आप। अरे यही सोचकर तो मैं इतने दिनों से घर का काम धंधा कर रही हूँ, तेरी सेवा कर रही हूँ, तब भी तू ऐसी धमकी दे रही है। मैं आज शाम में रोहित से बात करती हूँ। इस गर्मी में माँ बनने में कितना फायदा है। एक तो माँ जी घर का सारा काम कर रही हैं, ऊपर से मेरी सेवा भी कर रही हैं, और अब पूरे दिन एसी में सोने को भी मिलेगा। काजल तो आराम से सोती, खाती और टीवी देखती। दूसरी तरफ सुषमा की हालत बहुत खराब थी। घर का काम करते करते कभी सुषमा का बीपी लो हो जाता तो कभी बीपी हाई हो जाता, लेकिन बेचारी फिर भी करती रहती क्योंकि उसे अपने आने वाले पोता पोती का चाव जो था। एक सुबह सुषमा चाय पी रही होती है और तभी वहाँ विमला आ जाती है और बोलती है, अरे तू कैसी सास है, अपनी बहू से काम करवाने की जगह तो तू खुद काम कर रही है। अरे अपनी बहू से क्या है कि काम करेगी, थोड़ा आराम से। 3-4 महीने से तो मैं काम कर रही हूँ, तब तो तुझे दिखाई नहीं दिया, और आज तू मुझे भड़काने के लिए आ गई। अरे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तुझे नहीं भड़का रही हूँ, लेकिन मैं तुझे ये कह रही हूँ कि बहू पेट से है, तू उससे काम कराएगी तो उसके लिए सही रहेगा। माँ जी कहाँ गई आप? कब से मैं आपसे ठंडे पानी का शरबत मांग रही हूँ। अरे तूने अपनी बहू को मालकिन बना दिया और तू खुद नौकरानी बन गई। अब क्या तू खुद उसके लिए पानी लेके जाएगी? माँ जी आप सुन भी रही हैं या नहीं? एक तो गर्मी, ऊपर से बहू की डिलीवरी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या सही है और क्या गलत। बहू की डिलीवरी का वक्त हो रहा है, तू उसे बोला कर कि चल फिर ले, उसके लिए सही रहेगा। अरे विमला, तू भी जानती है पहले बच्चे में कितनी दिक्कतें आती हैं, अब मैं भी क्या कर सकती हूँ। ऐसे ही समय बीत रहा था। सुषमा और भी ज्यादा परेशान हो रही थी क्योंकि उसकी बहू कोई भी काम नहीं करती थी। माँ जी मुझे ना जोरों से भूख लगी है, लेकिन खाना खाने का मन नहीं है। आप मेरे लिए ना बर्गर या पास्ता बाहर से मंगवा दीजिए। लेकिन बहू, बाहर का खाना तुझे खराब ही करेगा, तेरी तबीयत खराब हो सकती है, और ये बात तो अच्छे से जानती है, फिर भी तुझे बाहर का क्यों खाना है? माँ जी आप भी जानती है ना कि ये सारी डिमांड मेरी नहीं बल्कि आपके आने वाले पोता पोती की है। अगर आपको पूरा नहीं करना है तो कोई बात नहीं। तूने तो मुझे पोता पोती की धमकी दे देकर मेरी हालत बिगाड़ रखी है। कभी घर का काम करवाती है, कभी कोई दूसरा काम करवाती है, कभी तुझे कुछ उल्टा सीधा खाना होता है तो सारा इल्जाम मेरे पोता पोती पर लगा देती है। इतनी गर्मी में ये सारी चीज तुझे सूट नहीं करेगी।
आप मंगवा दीजिए, बाकी बाद में देख लूंगी कि मुझे क्या सही लगता है और क्या नहीं। और हाँ, शरबत भी बना दीजिएगा। अरे सुषमा, कहाँ भाग रही है? रुक तो जरा। अरे कहीं नहीं जा रही, बहू की फरमाइश की चीज लाने जा रही हूँ। आती हूँ थोड़ी देर में, तब तक तू घर पहुँच। सुषमा इतना कहती है तभी विमला सुषमा के घर पहुंचती है और विमला काजल को आवाज देने लगती है। काजल जैसे ही बाहर आती है वह अपने पेट पर हाथ रखकर जोर से चिल्लाने लगती है। अरे विमला काकी, मेरे पेट में ना जोरों से दर्द हो रहा है। माँ जी कहाँ हैं? जल्दी से माँ जी को बुलाइए ना, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अरे बहू, तू सोफे पे बैठ जा, इतना घबरा क्यों रही है? सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा, जल्दी से मुझे अस्पताल लेके चलिए। माँ जी को बुलाइए। विमला जैसे तैसे सिचुएशन को संभाल ही रही होती है तभी वहाँ सुषमा आ जाती है और सुषमा अपनी बहू को दर्द की हालत में देखकर जल्दी से उसे अस्पताल लेकर पहुँचती है जहाँ सुषमा की बहू की डिलीवरी होती है। अरे बच्चा ठीक रहे, सब ठीक से हो जाएगा। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है, सब भगवान के हाथ में है, सब अच्छा होगा। अरे चिंता वाली कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। तू इतना सोच क्यों रही है? अरे कैसे चिंता ना करूं, इस औरत ने मेरे अनदेखी में ना जाने क्या कुछ खाया है जो इसे खाना भी नहीं चाहिए था। अरे अब तक जो भी बहू ने कुछ खाया होगा सब पच गया होगा। अब बस तू बहू और बच्चे की चिंता कर। कुछ देर बाद डॉक्टर सुषमा को बताते हैं कि वह दादी बन गई है। काजल ने एक बेटे को जन्म दिया है और नर्स सुषमा को बच्चा थमाते हुए बधाई देती है। सुषमा भी बहुत खुश हो जाती है क्योंकि आखिरकार अब वो दादी बन गई थी। करिश्मा कहने को तो हिंदुस्तानी थी, लेकिन उसे पाकिस्तानी सीरियल बहुत पसंद थी। वो उनकी फैन थी, लेकिन उसकी सास कविता को हिंदुस्तानी सीरियल पसंद थे, जिसके चलते दोनों सास बहू के बीच में किटकिट चलती रहती। जब भी दोनों सास बहू एक साथ टीवी देखने बैठती तो दोनों के बीच में महायुद्ध होने लगता। एक दिन सुबह के समय करिश्मा नाश्ते की प्लेट लिए हॉल में बैठी पाकिस्तानी सीरियल देख रही थी। तभी उसकी सास कविता वहाँ आती है। ला दे रिमोट, बहुत देर से देख रही है तू सीरियल, अब मेरा टाइम है टीवी देखने का, तेरा टाइम खत्म। माँ जी बस थोड़ी देर रुक जाइए, मेरे सीरियल का ये लास्ट एपिसोड चल रहा है, अभी खत्म हो जाएगा थोड़ी देर में, उसके बाद आप पूरे दिन टीवी देख लेना। मैं आपको पूरे दिन परेशान नहीं करूँगी, पक्का। नहीं, मेरे सीरियल का भी टाइम हो गया है, अब मैं तुझे रिमोट हाथ भी न लगाने दूं। टीवी देखना तो दूर की बात है, अभी तक तेरा नाश्ता खत्म नहीं हुआ है, इतनी देर से लेकर बैठी हुई है। आपसे मेरी खुशी नहीं देखी जाती ना माँ जी। आपको पता है कि मुझे पाकिस्तानी सीरियल कितना पसंद है, मैं पाकिस्तान सीरियल की फैन हूँ। उसके बाद भी अब उसी टाइम अपना सीरियल देखना होता है क्या? आप थोड़ी देर बाद नहीं देख सकती? बहू, यही चीज मैं भी बोल सकती हूँ, क्योंकि मैं तेरी सास हूँ, तू मेरी सास नहीं, और यहाँ वही होगा जो मैं बोलूँगी। अब जाकर मेरे लिए एक कप चाय बना कर ला और रसोई की सफाई कर। अपनी सास की बात सुनकर करिश्मा गुस्से में रसोई में चली जाती है और चाय चढ़ाकर अपने फोन में पाकिस्तानी सीरियल देखने लगती है। सीरियल देखते टाइम तो वो इतना खो जाती है कि उसे ध्यान ही नहीं रहता कि उसने चाय चढ़ाई है और सारी चाय जल जाती है, जिसकी बदबू पूरे घर में फैल जाती है और कविता रसोई में आती है। सत्यानाश हो तेरे पाकिस्तानी सीरियल का, उसके आगे तुझे कुछ दिखाई ही नहीं देता है, ना जाने कौन सा अमृत मिलता है तुझे देखने में। माँ जी मारा क्यों? किया क्या है मैंने? आप ये मत भूलिए कि मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, बल्कि आपके घर की बहू हूँ, बहू। अब जब देखो छोटी बच्ची समझकर मुझे मारती ही रहती हैं। तेरी हरकतें छोटी बच्चियों वाली ही है, जरा गैस की तरफ नजर डाल, फोन से हटाकर। पूरा घर बदबू कर रहा है चाय के जलने से, लेकिन तुझे दिखाई ही नहीं दे रहा कि बदबू आ रही है। माफ करिएगा माँ जी, मेरा ध्यान नहीं गया, मैं सीरियल देखने में खो गई थी। इतना मस्त एपिसोड आ रहा है, सच्ची हाय मजा आ गया। मैं तो कहती हूँ आप भी देख लीजिए। पहले तू पूरी रसोई साफ कर और इस जले हुए बर्तन को अच्छे से चमका, तब कुछ और करियो। तब तक के लिए तेरा फोन मेरे पास रहेगा, वरना पता चले फिर किसी चीज में आग लगा दे तू। कविता इतना कहकर करिश्मा का फोन लेकर रसोई से चली जाती है, जिसके बाद करिश्मा जले हुए बर्तनों को घिसना शुरू करती है। बहुत मेहनत करने के बाद उससे वो बर्तन साफ नहीं होते।
तब तक उसका पति रोहित भी वहाँ आ जाता है। क्या बात है, किसका गुस्सा इन मासूम बेजान बर्तनों पर निकाल रही हो? आज फिर सास बहू में कुछ हुआ है क्या? आपकी माँ का गुस्सा निकाल रही हूँ बर्तनों पर। क्या करूँ, उन पर तो निकाल नहीं सकती ना। तमीज से बात करो, मेरी माँ है वो। खबरदार जो उनके खिलाफ तुमने कुछ भी बोला तो। अच्छा, और मुझे क्या भगा कर लाए हो आप? जो आपकी माँ मुझसे नौकरानियों की तरह काम करवाती है। उन्हें बहू नहीं नौकरानी चाहिए थी, जो उनके बेटे का और उनके घर का ख्याल रखे बस। यार मेरी माँ पागल तो है नहीं जो तुम्हें बेवजह परेशान करेगी। पक्का तुमने फिर अपना पाकिस्तानी सीरियल देखने के चलते कुछ गड़बड़ किया होगा। हाँ किया है, और उसी की सजा भुगत रही हूँ। आप चुपचाप जाइए यहाँ से, मेरा दिमाग मत खराब कीजिए। करिश्मा की बात सुनकर रोहित गुस्से में वहाँ से चला जाता है। समय बीतता है, लेकिन करिश्मा और उसकी सास के बीच हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी सीरियल के चलते होने वाली टकरार में कोई बदलाव नहीं था। एक दिन शाम के समय करिश्मा सब्जी वाले की आवाज सुनकर सब्जियां लेने के लिए घर से बाहर जाती है, जहां मोहल्ले की औरतें आपस में खड़ी बातें कर रही थी। तभी करिश्मा भी उनके पास जाती है। क्या बात है आंटी जी, आप लोग आपस में किस मसले पर गुफ्तगू कर रही हैं? जरा हमें भी बताइए। क्या बहू, ये तू कौन सी भाषा बोल रही है? हमें यहाँ मसाले खरीदने नहीं बल्कि सब्जी खरीदने आए हैं। अगर तुझे मसाले खरीदने हैं तो बनिए की दुकान पर ही चली जा, सामने ही है। अरे नहीं आंटी जान, मसाले नहीं कह रही मैं, मसले कह रही हूँ। यानी किस टॉपिक पर बात कर रही हैं, जरा हमें भी तो फरमाइए। अच्छा, और ये गुफ्तगू क्या होता है? जो बोलना है हमसे सीधे सीधे हमारी भाषा में ही बात कर। पता नहीं कौन सी भाषा में बोल रही है। आंटी जान, मैं उर्दू में बोल रही हूँ। मैं पाकिस्तानी सीरियल देखती हूँ ना, तो वही थोड़ा बहुत शब्द यूज कर रही हूँ। मैं पाकिस्तानी सीरियल की बहुत बड़ी फैन हूँ। लो, हमें यहाँ हिंदुस्तानी सीरियल देखने का टाइम नहीं है, और एक ये बहू रानी है जो पाकिस्तानी सीरियल देख रही है। तेरी भाषा तू ही जाने। आंटी जान, मैं तो कह रही हूँ आप लोग भी देखो पाकिस्तानी सीरियल। आप लोग हिंदुस्तानी सीरियल ही भूल जाएंगे और मेरी तरह आप भी फैन हो जाएंगे पाकिस्तानी सीरियल के। उसका सबसे अच्छा सीरियल है मुझे प्यार हुआ था, वो देखना एक बार, आप लोगों को ना मजा ही आ जाएगा। करिश्मा मोहल्ले वालों को पाकिस्तानी सीरियल के बारे में बता रही थी। तभी उसकी सास कविता वहाँ आती है। हाँ, खुद तो पाकिस्तानी सीरियल देख देख कर पागल हो गई है, अब मोहल्ले वालों को भी पागल कर दे। माँ जी, घर में तो आप मेरी बेइज्जती ही करती रहती हैं, अब मोहल्ले में भी बेइज्जती करना शुरू कर देंगी क्या? हाँ तो इज्जत देने वाले तेरे काम ही नहीं है। पूरे दिन पाकिस्तानी सीरियल देखने के चक्कर में सब काम उल्टा सीधा करती रहती है। वो कम था तो अब उसके भाषा भी बोलने लगी। माँ जी, सबकी अपनी पसंद होती है। आपने अभी देखा नहीं है उनका सीरियल, जब देख लेंगी ना तब पता चलेगा आपको कि मैं पाकिस्तानी सीरियल की फैन क्यों हूँ। करिश्मा इतना कहकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद मोहल्ले की सभी औरतें उसे पाकिस्तानी सीरियल देखने वाली बहू लाने का ताना मारने लगती हैं, जिसे सुनकर कविता चिढ़ जाती है और गुस्से में घर के अंदर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। तभी एक दिन रात को रोहित ऑफिस से घर आता है। तभी करिश्मा रोहित के पास आती है। शौहर, आज आप खाने में क्या खाएंगे? बताइए, हम आपके लिए क्या बनाएं? शौहर, ये क्या बोल रही हो तुम? मैं पति हूँ तुम्हारा, शौहर नहीं। पाकिस्तानी सीरियल देख देख कर तुम्हारा दिमाग सच में खराब हो गया है। माँ ने सुन लिया तो फिर तुम्हें कोई नई सजा देगी। मैं भी आपको अपना पति ही बता रही हूँ। पाकिस्तान में पति को शौहर कहते हैं, इसलिए मेरे मुंह से भी गलती से निकल गया। देखना मोहल्ले वालों के सामने ना निकल जाए, वरना लोग सोचेंगे कि मैं पाकिस्तानी लड़की से शादी करके आया हूँ। और अब इतनी बड़ी भी फैन मत बनो पाकिस्तानी सीरियल की कि उनकी तरह बोलना शुरू कर दो, क्योंकि हमें समझ में नहीं आने वाली तुम्हारी भाषा। तुम वही बोलो जो हमारी भाषा है। आप लोग तो कुछ नया सीखना ही नहीं चाहते। मैंने बेवजह ही बोल दिया आपको। आज सासू माँ ने नहीं सुनाया तो बेटे ने कसर पूरी कर दी। करिश्मा इतना कहकर मोबाइल में पाकिस्तानी सीरियल देखते हुए रसोई में जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ कविता बाहर से आ रही थी। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े बिजली के तार पर जाती है, जिस पर करिश्मा अनजाने में पैर रखने वाली थी। तभी कविता भागकर उसके पास आती है और उसे पैर रखने से पहले ही खींचकर दूसरी तरफ धक्का दे देती है। बहू, सीरियल देखने में इतनी भी अंधी मत हो जा कि तुझे अच्छा बुरा कुछ भी न दिखाई देता हो। अगर तेरा पैर इस तार पर पड़ जाता तो तू भगवान को प्यारी हो जाती। और तुझे कितने समय से बोल रही हूँ कि ये तार लूज हो गया है, इसे ठीक करवा दे।
लेकिन तुझे घर के कोई काम करने ही नहीं होते। माँ ये काम तो आपकी बहू भी कर सकती है, लेकिन उसे अपना पाकिस्तानी सीरियल देखने से फुर्सत मिले तब करे ना कोई काम। उसे तो बस सीरियल देखना है, फिर चाहे टीवी पर हो या फोन पर। ये तेरा काम है, उसका नहीं है। कुछ जिम्मेदारियां घर की तरफ भी होती है। सिर्फ ऑफिस में जाकर कुर्सियां तोड़ने से कुछ नहीं होता। अभी बहू का पैर पड़ जाता उसमें तो बिना बात के अनहोनी हो जाती। कल पहले इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर इसे ठीक करवाएगा, तब ऑफिस जाएगा तू। अपनी सास को अपनी इतनी फिक्र करते देखकर करिश्मा की सारी गलतफहमी दूर हो जाती है कि उसकी सास उसे पसंद नहीं करती और उसे अपनी सास के साथ किए गए बर्ताव पर बहुत अफसोस होता है। जिसके बाद वो अपनी सास से अपनी गलती की माफी मांगती है और अपने पाकिस्तानी सीरियल देखने के साथ साथ हिंदुस्तानी सीरियल देखना भी शुरू कर देती है, जिससे दोनों सास बहू में होने वाली नोकझोंक काफी हद तक कम हो जाती है। मोनिका और राहुल के पापा एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। मोनिका और राहुल बचपन से ही एक दूसरे के साथ खेलते हुए बड़े हुए थे। वक्त गुजरता गया और मोनिका अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए विदेश चली जाती है। कुछ सालों बाद मोनिका अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने देश वापस आती है। राहुल को ये बात जब पता चलती है तो वो मोनिका से मिलने के लिए एयरपोर्ट आता है। लेकिन जब राहुल एयरपोर्ट आता है तो वो देखता है कि मोनिका के पिता पहले से ही वहाँ मौजूद हैं। इसलिए वो दूर से ही मोनिका को देख लेता है। एक दिन मोनिका बस स्टैंड पर खड़ी थी, तभी वहाँ से राहुल गुजरता है और उसे देखकर कहता है, तुम यहाँ किसका इंतजार कर रही हो? चलो मैं तुम्हें आगे तक छोड़ देता हूँ। तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। मैं राहुल, तुम्हारे बचपन का दोस्त। हम दोनों साथ में खेला करते थे। कुछ याद आया तुम्हें? अरे हाँ, तुम मेरे पापा के दोस्त के बेटे हो ना? तुम तो काफी हैंडसम हो गए हो और पर्सनैलिटी भी काफी अच्छी है तुम्हारी। थैंक यू। वैसे तुम यहाँ कर क्या रही हो? मैं बस का वेट कर रही हूँ। काफी देर से कोई भी बस नहीं आई है। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो तुम मुझे आगे तक छोड़ दोगे? अरे इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? तुम्हें कभी भी कोई भी काम हो तो मुझे बोल देना। वैसे तुम्हें जाना कहाँ है ये तो बताओ पहले मुझे। मैं इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। मेरी पढ़ाई तो पूरी हो गई है, तो बस अब जॉब करना है। वैसे तुम क्या कर रहे हो? मेरी तो एक छोटी सी कंपनी है जिसमें यूं ही कुछ 70 के आसपास एम्प्लॉय होंगे जो मेरे अंडर काम करते हैं। चलो ये तो बहुत अच्छा है। और बताओ, कोई गर्लफ्रेंड बनी अभी तक या सिंगल हो? गर्लफ्रेंड तो नहीं है, लेकिन मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। अभी तक प्रपोज नहीं किया है, लेकिन सोच रहा हूँ कि जितना जल्दी हो सके उसे बोल दूं कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। अरे तो इतना लेट क्यों लगा रहे हो? जब उसको कोई और पटा लेगा तब बोलोगे क्या? लेट इसलिए क्योंकि वो मुझसे बहुत दूर रहती थी, लेकिन अब वो मेरे पास आ गई है। एक अच्छा दिन देखकर उसको प्रपोज कर दूंगा। राहुल और मोनिका बहुत सारी बातें करते हैं और कुछ ही देर बाद मोनिका का इंटरव्यू का लोकेशन आ जाता है। राहुल उसे छोड़कर वहां से चला जाता है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और राहुल और मोनिका एक दूसरे को अपना नंबर देते हैं। अब जब भी मोनिका को कहीं भी जाना होता तो राहुल को वो कॉल करके बुला लिया करती और राहुल उसके लिए काम छोड़कर आ जाता। ऐसे ही एक दिन मोनिका राहुल को कॉल करके बुलाती है। राहुल अपने साथ फूल का बुके लेकर आता है, जिसे देखकर मोनिका कहती है, ये क्या राहुल, लगता है आज तो तुम उस लड़की को प्रपोज करने जा रहे हो। हाँ, आज मैं उसको प्रपोज कर दूंगा, लेकिन मुझे डर लग रहा है कहीं अगर उसने मना कर दिया तो मेरा तो दिल ही टूट जाएगा। अरे तुम इतने हैंडसम हो, कोई भी लड़की तुमको मना ही नहीं कर सकती। अगर मैं उस लड़की की जगह होती और तुम मुझे प्रपोज करते तो मैं तो हाँ ही कर देती। वो लड़की बहुत खुश नसीब होगी जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनेगी। तुम इसको अपने पास रख लो। क्या मतलब? मतलब कि आई लव यू मोनिका। तुम ही वो खुश नसीब लड़की हो जिसको मैं बचपन से प्यार करता आया हूँ। जब तुम पढ़ाई करने के लिए चली गई थी तब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था कि कब तुम वापस आओगी और कब मैं तुमसे अपने प्यार का इजहार करूंगा। लेकिन पर मैं वो... क्या हुआ, मैं तुमको पसंद नहीं हूँ क्या? अरे नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। मुझे कुछ दिन सोचने के लिए चाहिए। राहुल मोनिका को कुछ दिन सोचने के लिए दे देता है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और मोनिका राहुल को हाँ कर देती है। राहुल और मोनिका दोनों एक हैप्पी रिलेशनशिप में आ जाते हैं। ऐसे ही कुछ महीने बीतते हैं और मोनिका राहुल से बहुत डिमांड करती है। एक दिन राहुल, मोनिका और राहुल का दोस्त तीनों ही एक मार्केट में घूम रहे थे। तभी मोनिका की नजर एक सुंदर सी ड्रेस पर जाती है और मोनिका उसे लेने की जिद करती है, जिसे देखकर रोहित कहता है,
भाई एक बात बोलो, तेरी गर्लफ्रेंड ना तो उससे कुछ ज्यादा ही डिमांड नहीं करती है? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। और वैसे भी जो मेरा है वो उसका भी तो है ना। अगर वो कुछ मांग भी रही है तो उसमें दिक्कत क्या है? ये तो मेरा फर्ज है। और वैसे भी मैं उसको खुश देखना चाहता हूँ, इसलिए मैं उसकी सारी डिमांड्स पूरी करता हूँ। फिर भी ना थोड़ा देख कर, मुझे तो इस लड़की पे ना कभी कभी ना बहुत शक होता है, कहीं तेरे साथ कोई धोखा ना कर दे। तू ना फिर बाद में पछताएगा, रोएगा, और मैं तुझे रोते हुए नहीं देख सकता भाई। नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तू चिंता मत कर। राहुल रोहित की बात नहीं मानता और उसकी बातों को हमेशा अनसुना करता है। ऐसे ही वक्त गुजर जाता है और मोनिका को अपने ही ऑफिस में अपने मैनेजर पंकज से प्यार हो जाता है, लेकिन ये बात वो राहुल को नहीं बताती। ऐसे ही एक दिन मोनिका राहुल के पास जाती है। राहुल और मोनिका दोनों एक दूसरे से गले मिलने लगते हैं। राहुल, मुझे कुछ दिनों के लिए ऑफिस के काम से दिल्ली जाना है। मैं कुछ दिनों बाद वापस आ जाऊंगी और वहाँ जाकर तुमको सब बता दूंगी। ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना। अगले दिन राहुल मोनिका को एयरपोर्ट छोड़ने आता है। मोनिका को अपने से दूर जाता हुआ देखकर राहुल दुखी हो जाता है। कुछ घंटों बाद दिल्ली पहुंचकर मोनिका उसे कॉल करके सब बताती है। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं और राहुल को भी अपने ऑफिस के किसी काम से दिल्ली जाना पड़ता है। वो बहुत खुश होता है और खुद से कहता है, फाइनली इतने दिनों के बाद मैं मोनिका से मिल पाऊंगा। क्या मैं उसको कॉल करके बता दूं कि मैं आ रहा हूं? नहीं, मैं उसको वहां जाकर सरप्राइज दूंगा। मुझे देखकर तो वो बिल्कुल चौंक ही जाएगी और बहुत खुश हो जाएगी। राहुल बहुत खुश होता है। रात भर उसे नींद नहीं आती। अगले दिन राहुल बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था। वो अपनी फ्लाइट में बैठकर बस मोनिका के बारे में ही सोचता रहता है। कुछ देर बाद वो दिल्ली जब पहुंचता है और मोनिका जिस होटल में रुकी थी वो उसी होटल में जाता है और मोनिका के कमरे की बेल बजाता है। राहुल हाथ में फूल का बुके लेकर खड़ा था। थोड़ी देर बाद मोनिका गेट खोलती है और राहुल को देखकर उसकी आंख खुली की खुली रह जाती है। राहुल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सरप्राइज। मैं दिल्ली किसी काम से आया था तो सोचा कि तुम्हें सरप्राइज दे दूं। अरे सारी बातें यहीं करोगी क्या? चलो अंदर चलकर बैठकर बातें करते हैं। नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है। मेरा मतलब ये है कि मेरा पूरा रूम फैला पड़ा है। तुम कुछ देर बाद आना, ठीक है? राहुल और मोनिका दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अंदर से मोनिका का मैनेजर पंकज टॉवल में आता है। अरे क्या हुआ मोनिका डार्लिंग, कौन आया है जी? मोनिका, ये कौन है और ये तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा है, वो भी टॉवल में? मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। और तू कौन है बे? राहुल देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें जैसा लग रहा है। तुम अंदर आओ, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। अब देखने और सुनने के लिए रह ही क्या गया है मोनिका? मैं तो बस तुमसे ही प्यार करता था, लेकिन तुमने मुझे धोखा दे दिया। शायद मेरे प्यार में ही कोई कमी रह गई होगी, तभी तो तुम मुझे धोखा दे रही थी। मैं बस ये सोचता हूँ कि जिसके साथ भी तुम हो, तुम उसको भी धोखा मत दे देना, उसे खुश रखना। आज मुझे एहसास हो रहा है मैंने प्यार क्यों किया। राहुल इतना बोलकर वहाँ से रोते हुए चला जाता है। घर पहुंचकर वो अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है और किसी से बात नहीं करता। राहुल की माँ कांता ये सब देखकर बहुत दुखी थी। तभी एक दिन वो रोहित को फोन करती है। रोहित बेटा, मैं राहुल की माँ बोल रही हूँ। जी आंटी जी, बोलिए क्या हुआ? तुम्हारी राहुल से कोई लड़ाई हो गई है क्या? जब से वो दिल्ली से वापस आया है बिल्कुल चुपचाप रहता है, न खाना खाता है, बस अपने आप को कमरे में बंद करके रखा है, किसी से बात तक नहीं करता वो। कोई बात नहीं, आप ना टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ ना, मैं आता हूँ, मैं आके ना उससे ना बात करूँगा। रोहित इतना बोलकर कॉल कट कर देता है और कुछ देर बाद राहुल के घर जाता है। राहुल उससे सारी बात बताता है। यार, मैंने उससे बहुत प्यार किया और उसने मुझे धोखा दिया। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने प्यार क्यों किया। मैं तो पहले ही कह रहा था ये ना वो लड़की सही नहीं है। तो कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। तू ना खुद को ना तकलीफ मत दे, मैं हूँ ना, मैं तेरे साथ हूँ, तू टेंशन मत ले, ठीक है? सब ठीक हो जाएगा। और ना उसको ना छोड़ दे, वो जो करिए करने दे, खुश है ना, रहने दे उसे। चल ना तू मेरे साथ, चलना घूम के आते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।